नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर देखेंगे, जो हम आई दृष्टि की बुक को कवर कर रहे हैं, इनको मिलाकर जो हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं उसका पार्ट कौन सा है? 9 है। इसका मतलब 1 से लेके 8 पार्ट तक आपको मिल चुके हैं। यहाँ पर जो ये सीरीज करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य है कि 12 अक्टूबर को जो आपका प्री है, कौन सा प्री? यूपीपीएससी का जो प्री है, उसको मद्देनजर रखते हुए सुबह 10 बजे आपकी ये सीरीज आती है। कब कब आती है? मंडे मंडे कहाँ कहाँ आती है? मंडे टू सैटरडे आती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे आती है। वहीं शाम को आप देखेंगे कि शाम को 5 बजे भी मंडे टू सैटरडे आपको मैं पढ़ाती हूँ। इस बुक को कवर करा रही हूँ, यानी कि आई दृष्टि की बुक को मैं शाम को 5 बजे पढ़ाती हूँ, मंडे टू सैटरडे। और 12 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन दोनों बुक्स को यहाँ पर, यानी कि इस बुक को और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज को मैंने शुरू किया है। एमसीक्यूज आते हैं सुबह 10 बजे और इस बुक को मैं प्रॉपरली पढ़ा रही हूँ शाम को 5 बजे। मंडे टू सैटरडे दोनों प्रोग्राम रहते हैं। देखिए, जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा मत सोचेगा कि मैं हमेशा इस पैटर्न से पढ़ाती हूँ। मेरा ये चैनल है जिसका नाम है संकल्प से सफलता। मैं डायरेक्ट चैनल पे ले चलती हूँ आपको। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस प्रकार से, जैसे वीडियो फॉर्म में मैंने बताया था, कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा हो सकता है रहेगा, लेकिन वापस से मैं वीडियो फॉर्म में ही आऊंगी, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाती हूँ बेसिकली। ठीक है, ये वाला तो मेरा कल का ही वीडियो है, केवल जो मैं अगर आगे दिखाऊं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला वीडियो। ठीक है, तो जल्दी मैं एब्जॉर्ब इसमें आप करें और देखिए सिमिलर कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आके ही, मतलब डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ, से लेकिन देखेंगे अभी मैंने कहा उम्मीदवार कि थे 1-2 दिन का समय में दीजिए, तीसरी वापस से रैंक डिजिटल बोर्ड को ही हम शुरू कर इनके देंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऐसे पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी हम जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, ताकि उसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि पढ़ाई का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है, टाइम टू टाइम, भले वो माध्यम किसी भी प्रकार हो। चलो देखते हैं प्रश्न। आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला को देख लेते हैं। क्या है? जैसे पहला प्रश्न आपका क्या है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे पहला क्या कहता है? आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। दूसरा कथन क्या कहता है? भारत में पहली बार पंजाब में उपवर्गीकरण के माध्यम से कुछ विछड़े समुदायों को आरक्षण में वरीयता दी थी। कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। आइए समझते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और का अध्यादेश 2025 लागू किया है, जो लक्षित कल्याण वितरण के लिए एससी को उपसमूह में, यानी कि सब उसको उपसमूह में वर्गीकृत करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। ये पहल के तहत राज्य की 59 अनुसूचित जो जातियां हैं, उनकी संख्या, पिछड़ेपन और सामाजिक एकजुटता के बेसिस पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इन तीनों श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में एससी और एसटी के उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त आईएएस राजीव रंजन मिश्रा की उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त आईएएस राजीव रंजन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग भी नियुक्त किया है। तो हमें थोड़ा सा याद रखना है इसको, जहां जहां पर मैंने अंडरलाइन किया वो चीजें फैक्ट होते हैं ना, तो यूपीपीएससी अधिकतर वहीं से प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर अप्रैल 2025 में तेलंगाना अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे अगले प्रश्न पर अगर आते हैं, तो क्या है आपका आज का प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में कर्नाटक के पटेदा अंचू साड़ी, इसको मैंने ना 1 मिनट का जो शॉर्ट्स होता है ना, उसमें पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने देखा है वो समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है। हाल ही में कर्नाटक के पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक जीआई उत्पाद वाला राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? मार्च 2025 तक भारत में कुल पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या 650 से ज्यादा है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर?
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। कह रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा जीआई उत्पाद करने वाला राज्य तमिलनाडु। आइए देखते हैं करेक्ट क्या है फिर इसका। देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कर्नाटक अच्चू साड़ी जीआई टैग सहित 2025 के अंत तक भारत में कुल पंजीकृत जीआई टैग उत्पाद की संख्या 659 तक पहुंच गई है। देश में अगर सबसे ज्यादा जीआई टैग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूपी जीआई टैग उत्पाद पर शीर्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपी जीआई टैग पर कितना कर चुका है? 77 तक इसकी संख्या पहुंची हुई है यूपी में, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, यानी कि यूपी, फिर तमिल, फिर कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। इस प्रकार से यूपी 77 है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिल है, सॉरी तमिल है, फिर कर्नाटक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला देश है जिसे जीआई टैग के संदर्भ में यूपी में सबसे ज्यादा उत्पाद बनाया, जो शीर्ष पर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चलो इसमें थोड़ा सा और है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो जीआई टैग जिसको मिला है पट्टेदार अंचू साड़ी को, इसकी पहचान क्या है? ये चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से निर्मित की जाती है। ये साड़ी खेतीहर मजदूरों, बुनकरों द्वारा रोज पहनने के लिए उपयोग की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रफ यूज साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ यूज साड़ी, ठीक है। इसका कपड़ा मोटा होता है, इसमें केवल पीला, नीला, गुलाबी, हरा और मैरून रंग उपयोग होता है। काला और स्लेटी रंग अशुभ मानते हैं। अच्छा, अब प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न मतलब ये तो प्रश्न हम पढ़ ही रहे हैं, ये अलग से हर एक्सप्लेनेशन में एक दो प्रश्न छुपे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये रंग दिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, छोटी सी बात है लेकिन भूल गए तो फिर बेकार हो जाएगा। वो कह देंगे कि इसमें केवल काला और स्लेटी रंग जो है शुभ माने जाते हैं और कोई रंग उपयोग नहीं होता, कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल गलत। काला और स्लेटी रंग जैसे पेंसिल जब यूज करते हैं ना, पेंसिल का जैसे एक ये ब्लैक हो गया, एक स्लेटी रंग हो गया, जैसे ग्रेइश, ये वाला जैसे ग्रेइश हो गया, ठीक है। तो ऐसे रंग इसमें अशुभ माने जाते हैं, इसलिए ये उपयोग नहीं होते, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर है हाल ही में लागू वक्फ संशोधन अधिनियम। ये मैंने आपको आई दृष्टि की जो बुक कवर कर रही हूँ उसमें पढ़ा दिया, उसका पार्ट मैं यहाँ पर आपको जब वीडियो आएगी तो ऊपर आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, पढ़ लेना है वो, ठीक है। अधिनियम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इनके अनुसार किसी भी सरकारी या अनुसूचित या जनजाति क्षेत्रों की भूमि को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है वक्फ संपत्तियों का जो सर्वे है करने की जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की होगी। तीसरा कथन कह रहा है केंद्रीय वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य महिलाएं भी होंगी, ठीक है। अभी जो संशोधन हुआ है ना, उसमें जो है एक उम्मीद के नाम से एक नया वो लॉन्च किया गया है, उसको पढ़िएगा जरूर क्योंकि इससे एक प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं। सही कथन क्या है? केवल 1 और 3, केवल 3, 2 और 3 और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, कह रहे हैं वक्फ संपत्ति का मतलब क्या है, पहले हमें वो समझना है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल या फिर अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना है जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक और परोपकारी या पुण्य के लिए हो, ठीक है। इसका 2025 का जब ये संसद में पास होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति मिली, किस पर? जो संशोधन अधिनियम हुआ उस पर। तो 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने क्या किया, उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। स्पष्ट है? इसके बाद और समझते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इस अधिनियम के अनुसार कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? संरक्षित स्मारक या क्षेत्र संपत्ति को भी वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जनजाति या जाति क्षेत्रों की भूमि को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक प्रश्न की स्टेटमेंट्स हैं। अब सर्वे कमिश्नर का प्रावधान हटा दिया गया है, ध्यान रखना। सर्वे कमिश्नर का प्रावधान पहले था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वक्फ संपत्तियों का जो सर्वे होगा उसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी को दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और अपील के समय सीमा 90 दिन के अंतर्गत रखी गई है। कुछ इसमें नॉन मुस्लिम्स का भी जो इनका गठन होगा उसमें भी नॉन मुस्लिम्स को भी चुना जाएगा, उनको भी रखा जाएगा। कुछ इस प्रकार के कई सारे क्राइटेरिया हैं। आप मेरी वीडियो में जाके, जिसमें आई दृष्टि की बुक को मैं शाम को 5 बजे जो मंडे टू सैटरडे कवर कर रही हूँ, उसमें मैं ये पूरा टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, उस बुक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है आज का? हाल ही में भारत सरकार
कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पहले पंचायती उन्नति सूचकांक में, देखिए मैंने बोला है हमेशा से कि सूचकांक से काफ़ी प्रश्न हर बार आते हैं, तो स्किप नहीं करना है, ना टॉपिक को ना प्रश्नों को यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? कुल 9 विषयों पर समग्र और विकास प्रदर्शन और प्रगति का आकलन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से विषय इसमें शामिल हैं? जल पर्याप्त पंचायत, गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत। कोड क्या है इनके? केवल 1, 3 और 5, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित करने और जमीनी स्तर पर उसको शासन को और मजबूत करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसडीजी गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है ना, उनको 2030 तक हासिल करने का हमारा टारगेट है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है, सरकार का कहना ये है कि सिर्फ शहरों की, ठीक है, और टाउन्स की और बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए कहा है कि भई सबको मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करना है। गरीबी हटाना, भुखमरी हटाना, ठीक है, शिक्षा प्रोवाइड करना, बहुत सारे जो 17 गोल्स हैं, मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है पिछले साल, उसको जाके सर्च करेंगे मेरे चैनल पर संकल्प से सफलता पर, तो मिल जाएगा। अगर फिर चाहिए होगा तो बता देना, मैं फिर से पढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईज़ी तरीके से इसको एक बार बस याद कर लेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि भई हम ज़मीनी स्तर से शुरू करें इसको, क्योंकि ग्राउंड लेवल से जब हम चीज़ों को शुरू करेंगे तो वो आगे जाके बड़े पैमाने पे होंगी, तभी तो वो कंप्लीट होंगी ना, तभी तो उनको अचीव किया जा सकता है। तो कह रहे हैं सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित करने, उनको ज़मीनी स्तर पर शासन को और मजबूत करने की दिशा में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई जारी किया है। अब एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पढ़ाया है आपको शाम की 5 बजे वाली क्लास में, ठीक है? लास्ट वीडियो में मैंने शायद पढ़ाया हुआ है, हाँ, लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि अ, आई दृष्टि की जो बुक पढ़ा रही हूँ मैं शाम को 5 बजे, उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ मैंने पंचायती राज के बारे में भी बताया साथ-साथ में इस टॉपिक के। तो मेरा कहने का मतलब है करंट अफ़ेयर्स में, जो करंट अफ़ेयर्स में इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन उसके बेसिक को ज़रूर पढ़ना है। तो पंचायती राज की जो बात है ना, उसे देख लीजिएगा एक बार, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है शाम की 5 बजे वाली क्लास में, जाके देख लेना। उसमें आई दृष्टि की बुक की शायद 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं अभी तक, उसको जाके देख लेना। ठीक है? तो पंचायती राज के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यूपी का जब भी कोई एग्ज़ाम होगा ना, इससे संबंधित वो एक प्रश्न ज़रूर पूछेगा। अब आते हैं आगे। ये देश भर में 2,50,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए 9 विषय, अब इन्होंने 9 जो है सब्जेक्ट को चुना है, जिसमें देखेंगे कि क्या कौन-कौन से जो ग्राम पंचायत है इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो वो 9 विषय जो है पंचायतों का प्रदर्शन बताते हैं। तो 9 विषय कैसे? जैसे पंचायत में गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ठीक है? इसके बाद क्या है आगे? इसके बाद है आपका आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, ठीक है? असामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत। तो इन ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन की अलग-अलग श्रेणियों के स्कोर के आधार पर रखा गया है। यानी कि जो पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, अचीवर होगा, वो इस श्रेणी में आएगा, अचीवर होगा, ठीक है? फ्रंट रनर होगा, हिंदी में ही इंग्लिश में याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है? परफॉर्मर होगा, एस्पिरेंट होगा, इसके बाद आपका देखेंगे बिगिनर्स होगा। तो ये कुछ श्रेणियाँ रखी गई जिसके अंतर्गत ये 9 विषय जो फुलफिल कर रहा होगा उसको उसमें रखा जाएगा। यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक राज्यवार आकलन में गुजरात अगर देखें तो 346 ग्राम पंचायतों के साथ सबसे आगे है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? 270 ग्राम पंचायतों के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर। अभी यूपी का इसमें नाम नहीं है, लेकिन जो है उसको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको शाम को 5 बजे वाली मेरी आई दृष्टि की बुक जिसमें कवर कर रही हूँ संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मिस नहीं करने हैं ये लेक्चर्स आपको। क्लियर है? चलो, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अप्रैल 2025 में इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया गया है। दूसरा क्या है? बड़े राज्यों में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी है। सही क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी से मतलब क्या है इनका, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल 2 और तीसरा कथन, केवल
दूसरा और तीसरा कथन ठीक है, यानी कि ये ठीक है, पहला गलत है। कह रहे रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया गया, गलत है। तो देखते हैं सही क्या है। तो सही के लिए उत्तर देखना है आपको कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा ये जो है समाज नागरिक समाज संगठनों और डाटा भागीदारों के सहयोग से जारी किया गया है, जो 2025 की रिपोर्ट में इसका चौथा संस्करण है, 8वां नहीं। ठीक है, पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई थी और इस हिसाब से 5 चौथा है ये। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो राज्यों को न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है, और ये 5 मापदंडों का उपयोग करके इनके 4 स्तंभ हैं, जैसे पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता और एसएचआरसी का मूल्यांकन करता है। मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, बजट, कार्यभार और विविधता, ये जो 4 स्तंभ है ये याद रखना है किसके लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के लिए। कौन कौन से, पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और जैसे यहाँ पर चीजें दी गई, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना बड़े राज्य जो है और मध्य आकार के राज्यों में ये शीर्ष पर है, जबकि सिक्किम छोटे राज्यों में सबसे आगे है। ये मैंने बहुत डिटेल में शाम को 5 बजे वाली क्लास में पढ़ाया, अगर और अच्छे से समझना और ये इम्पोर्टेंट है जो कि, तो वहां से समझना है इसको। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात इतना है, इसमें इतने पुलिस कर्मियों से ऊपर नहीं जा सकते, और पुलिस कर्मियों की स्वीकृति संख्या इतनी है। राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में क्षमता 18.5% से अधिक कैदी बंद है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आपदा प्रबंधन की परिभाषा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अब शामिल किया गया है, ये मैं पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें ऑप्शन 2 क्या कहता है, कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा माना गया है। तीसरा कहता है, राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अब ये दूसरा गलत क्यों है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 9 अप्रैल 2025 को प्रभाव में आया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया गया, सही कह रहा था हमारा कथन। कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जाएगा, जबकि वो कह रहे थे माना जाएगा। यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार भी देता है। स्पष्ट है यहाँ पर, कुछ डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो शाम को 5 बजे वाली मैं बार बार कह रही हूँ क्लास देख लेना है, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका आज का यहाँ पर, हाल ही में लाया गया अप्रवास और विदेशियों के विषयक अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में किन अधिनियमों को निरस्त करता है? पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम वर्ष 2000 में किया गया। ठीक है, कोड क्या है? केवल 3, 2 और 3, 1 और 2, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में लाया गया अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, अप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000 को निरस्त करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल को विधेयक सहमति और असहमति पर निर्णय की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको आई दृष्टि की बुक जो शाम को 5 बजे पढ़ाई है, कहाँ पर? संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर। उसमें न केवल इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, इसमें आप देखेंगे 142 आर्टिकल, आर्टिकल 200 आर्टिकल, आई थिंक एक और आर्टिकल मैंने कवर किया, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे प्रश्न आएगा, लिखवा लीजिए, चाहे बेसिक्स स्टैटिक्स से आए चाहे करंट से पर आएगा। तो उसके बारे में राज्यपाल इत्यादि की सारी शक्तियां और सारी चीजों को वहां पर भी डिस्कस किया है विद करंट अफेयर्स, तो देखना है आपको। ठीक है, तो क्या समय सीमा निर्धारित की गई? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो यहाँ पर 3 महीने का जो है बेसिक उनको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने कहा है कि भाई अब ये तमिलनाडु और उनका मामला सामने आया था, जिसके बेसिस पर कुछ निर्णय दिए गए कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कि आप राष्ट्रपति के उस पे छोड़ देंगे और लंबा खिंच जाएगा, आप 1-1 साल तक टॉपिक को लंबित रखते, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विलंब करके पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें 3 महीने के अंदर अपना डिसीजन लेना होगा और किसी भी तरीके से
विलंब के बारे में उचित, अगर विलंब हो रहा है तो कुछ उचित कारणों के साथ राज्य को सूचित करना होगा, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट निर्णय ऐसे हैं जिनको आप लंबित नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर याद रखनी है। इसके लिए आप शाम को 5 बजे वाली क्लास जो है, मैं देखो इसमें अगर होता है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर इसमें होता है तो आई दृष्टि की क्लासेस जो है अभी नहीं दिखेगा बेटा, इसमें नेट बंद है। चलो कोई नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, आई दृष्टि की जो बुक है ना उसको कर लेना है आपको। मैं इसमें हाँ ये दिखा सकती हूँ। चलो मैं देखिए इसमें है कि नहीं है, मैं याद नहीं आ रहा है। इसमें शायद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा ना मेरे चैनल पे जिस पे आप अभी पढ़ रहे हैं, सर्च कर लीजिएगा। चलो दूसरा प्रश्न है आपका आज का यहाँ पर, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है 2025, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये जो इंडेक्स है इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष के सूचकांक में 55 देशों में बौद्धिक अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। इस सूची में भारत 23वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपयुक्त सभी। कौन से कथन सही है पूछ रहा है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे कथन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तीनों कथन ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन कुछ एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में प्रथम रैंक पर है। भारत की अगर बात करें तो इस सूची में 43वां स्थान पर है। ये सूचकांक जो 13वां संस्करण है और इस वर्ष इस सूचकांक में 53 विषय मापदंडों के बेसिस पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा संरचना का मूल्यांकन किया। अब देखिए कॉन्ट्राडक्टरी कहाँ हो सकती है। अब ये कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं इस सूचकांक में 53 विषय के मापदंड हैं। इनके बेसिस पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अवसंरचना है उसका मूल्यांकन किया गया है। तो 53 मानदंड है और 55 देशों की बात करा है, स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर आज का, कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये दर्शाता है कि मात्र 100 कंपनियां अनुसंधान और विकास में विश्व के 40% निजी निवेश में हिस्सा रखती हैं। दूसरा कहता है, रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियां एआई के कारण प्रभावित हो सकती हैं। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। माफी चाहती हूँ, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है बेसिकली, आपको ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों को उनकी रैंकिंग के अनुसार घटते हुए डिक्रीज ऑर्डर में, अब इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में बहुत प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, को व्यवस्थित करना है। जैसे पहला सीरिया, दूसरा नाइजर, तीसरा बुर्किनो फासो, तो चौथा पाकिस्तान। यहाँ कोड दिया गया है, तो आप पूछ रहे हैं कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है, तो सी आंसर सही है। यानी कि इसको यहाँ से समझते हैं, कह रहे हैं कि आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 5 देश रैंक के अनुसार घटते क्रम में, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। इसका संस्करण की बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 12वां संस्करण है, जो पिछले दशक में आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों की व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शामिल देश सूचकांक में आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर 163 देशों को रैंकिंग भी प्रदान की गई है, जो वैश्विक आबादी की 99.7% का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और भारत की स्थिति अगर इस सूचकांक में की जाए तो भारत को 14th रैंक इसको प्रदान की गई। स्पष्ट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। दूसरा नाइजर, चौथा पाकिस्तान। ये क्या कुछ गड़बड़ है ये तो। ओके ओके, एक सेकंड रुकिए। चलो देखते हैं इसके उसमें देखते हैं, हम आंसर में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका ये नंबरिंग गलत होगा मेरे ख्याल से। इस वर्ष रिपोर्ट की समग्र रैंकिंग में भारत की 2024 की रिपोर्ट की तुलना में बेहतर हुई है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर पहले समझते हैं, क्योंकि तभी इससे क्लियर होगा। देखिए हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए, इसका उत्तर मत देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मिस टाइपिंग में एरर हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर की साझेदारी में जारी किया गया है। ठीक है,
ये रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर 2012 में इसको जारी किया गया था और इस वर्ष जो है 147 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम 23वें स्थान पर, अमेरिका 24वें स्थान पर और अमेरिका अब तक के अपने सबसे निचले 24वें स्थान पर है। भारत की स्थिति जानिए। ये रिपोर्ट में भारत को 118वें स्थान पर रखा गया, पिछले 2000 वर्ष की रिपोर्ट में 126वें स्थान पर था। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? यूएसए में, यूके में, जापान में, भूटान में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए में। ठीक है, यूएसए में हो जाएगा। 15 से 16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए में किया गया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर हाल ही में किस देश को चिकित्सीय और मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्म चलाया है? ब्रह्म चलाया है। श्रीलंका, तुर्की, म्यांमार और नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि म्यांमार और थाईलैंड ने 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को ब्रह्मा को सहायता प्रदान करने के ऑपरेशन ब्रह्म नहीं है, वो मैं गलत ही पढ़ रही थी, शायद ब्रह्मा है। हाँ, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका 2025 में किया गया है। ठीक है, 2025 में किया गया है, देख लीजिए। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ध्यान रखना है। 2025 से ऐसा कहा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इस रिपोर्ट का निर्माण संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2021 के बीच में जल की वैश्विक मांग में 14% वृद्धि हुई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। आइए समझते हैं क्यों है ऐसा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, इसका निर्माण विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा समन्वित किया गया। रिपोर्ट क्या कहती है कि विश्व स्तर पर कृषि 72% जल का उपयोग करते हैं और औद्योगिक 15% और घरेलू 13%। वर्ष 2002 से 21 के बीच में जल की वैश्विक मांग 14% में वृद्धि हुई है, मुख्यतः शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि के कारण। तो ये रीजंस क्या क्या है और क्या आंकड़ा है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा जारी बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट, ठीक है, 2025 के अनुसार कौन से कथन सही है? पहला है वर्ष 2000 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 52% की कमी आई है। दूसरा है वर्ष 2000 से 2023 के बीच में भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दोनों कथन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, दोनों कथन करेक्ट है आपके यहाँ पर, यानी कि 23 मार्च 2025 को बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हैं। 2023 में अनुमानित 48 लाख बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई, जिनमें से 23 लाख नवजात शिशु थे। ये असमान स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और संरक्षण की उपलब्धता का परिणाम है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संवेदनशील और अपेक्षित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं। 2000 से 2023 के बीच में वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है लगभग 52% कम आई है। इसके बाद 2000 में वैश्विक यूएसएमआर यानी कि बच्चों की मृत्यु दर 76% से 76 प्रति 100 जीवित जन था, जो 2000 वर्ष 23 में घटकर 37 प्रति 1000 रह गए हैं। ठीक है, और 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु जो है 5 वर्ष की आयु से पहले की गई है। तो ऐसे कुछ आंकड़े हैं, इसको देख लेना है आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 मार्च 2025 में SIPRI द्वारा अंतरराष्ट्रीय संघ हस्ताक्षर जो है प्रवृत्ति 2024 रिपोर्ट जारी के अनुसार 2020 से 24 के बीच की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र, ठीक है, आयातक देशों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कतर, भारत, यूक्रेन और सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का उत्तर आई थिंक डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मार्च में आप देखेंगे SIPRI या SIPRI द्वारा अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण
प्रवृत्तियां 2024 शीर्षक में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के बीच में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन कौन से? यूक्रेन, फिर भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर की बात कर रहा है। फरवरी 2025 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में सिंगापुर को विश्व के सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति देखिए तो अब 128वीं सूची में सबसे निचले 176वें स्थान पर उत्तर कोरिया। भारत की स्थिति 128वें स्थान पर किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। बताइएगा इसको जारी कौन करता है? ठीक है, यही सब मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपने ये देखिए, मैं ये दावा नहीं करती जो मैं प्रश्न दे रही हूँ वो आएंगे सेम सेम, नहीं, उनसे संबंधित टॉपिक आपको मिलेंगे और उससे जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न करा रही हूँ और उससे मिलती जुलती चीजें आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके एग्जाम पेपर में मिलेंगी। ये मेरा कहने का मतलब। तो कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कब आया, ठीक है, और उसको जारी कौन करता है, इसकी डेट क्या है, और इस बार जारी की गई तो उसका विषय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हर बार ये कहती हूँ। और भारत की सूचकांक में स्थिति क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2025 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2025 के कॉन्टेक्स्ट में कौन से कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सूची में जोहानेस वॉन वॉम्बाख दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति रहे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2025 में जारी फोर्ब्स विश्व की अरबपतियों की सूची है, जो कि 39वीं वार्षिक है ये, और इसमें 3028 अरबपति शामिल है, जो पिछले की तुलना में 247 अधिक है। ठीक है, एलन मस्क की बात करें तो 342 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस सूची में 406 महिलाएं शामिल है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे कि अमेरिका जो है सबसे अधिक 902 अरबपति हैं, और बाद में चीन है 556 अरबपति। भारत में 205 अरबपतियों के क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है। तो भारत की स्थिति ज्यादातर याद रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़े। इसमें ये देख लो, अच्छा 2025 में, वरना कहेंगे कि अंबानी जी नहीं दिख रहे हैं इसमें। जोहानेस वॉम वॉक दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति रहे हैं। भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी जी रहे हैं अमीर, और इस सूची में 18वें स्थान पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब मिला? लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, बीजिंग। तो ये मिला है आपको न्यूयॉर्क को। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हुरून रिपोर्ट के तहत हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है, इस वर्ष की सूची में विश्व में 3442 अरबपतियों को शामिल किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% से ज्यादा है, 5% ज्यादा है। ठीक है, अरबपतियों में सबसे ज्यादा संपत्ति किस प्रकार से देखी गई? जैसे वित्तीय सेवाओं से अर्जित की गई, उसके बाद कंज्यूमर्स वस्तुओं के थ्रू, स्वास्थ्य सेवा के थ्रू, खुदरा और निवेश में अर्जित किया गया है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर, इसमें यही अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट में कौन सा कथन सही है? कि देश में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में दर्ज किया गया है। देश में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, केवल तीन, दो और तीन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत 2025 में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यहाँ पर ये जो है प्रकाशन ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट का 32वां संस्करण है। देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है, उसके बाद कच्चा तेल है, ध्यान रखना है। देश में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है। देश में लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है उसका सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में है। ठीक है, कुल अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा क्षमता 36%, पवन ऊर्जा क्षमता 55%, बृहद जल विद्युत क्षमता 6% और लघु जल विद्युत 1%, बायोमास ऊर्जा चीनी मिलों में खोई आधारित उत्साह उत्पाद में 1% शामिल की गई है।
ठीक है, ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्राकृतिक गैस के अनुमानित भंडारण के वितरण के अनुसार निम्न राज्यों को घटते हुए यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। त्रिपुरा, फिर इसके बाद है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, 3241। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है आपका आज का, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन से कथन सही है? पहला है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए सर्वाधिक आवक प्रेषण संयुक्त अरब अमीरात में रहा। दूसरा है, महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक प्रवासी धन प्रेषण प्राप्त करने में शीर्ष राज्य है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उन्होंने भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण का छठा दौर 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी धन प्रेषण में भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है। फिलीपींस को विगत 10 वर्षों के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। भारत के लिए प्रवासी धन प्रेषण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अब सबसे बड़ा स्रोत है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी धन प्रेषण प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में एमएसएमईज वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड के अनुसार सूक्ष्म उद्यम घोषित करने के लिए निवेश और कारोबार के लिए कितने करोड़ रुपए की सीमा रखी गई है? 1 करोड़ और 5 करोड़, 2.5 करोड़ से 10 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इतनी रखी गई है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे हैं, भारत में एमएसएमईज वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड के अनुसार सूक्ष्म उद्यम घोषित करने के लिए निवेश और कारोबार के लिए मानदंड करोड़ रुपए में, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.0, ये जो लघु उद्यम निवेश इतना है, मध्यम उद्यम निवेश इतना है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल अपने इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप सबसे आशा करते हैं कि इसी प्रकार से निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर अगर बने रहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं। जैसे सुबह 10 बजे आपको ये प्रोग्राम मिल रहा है, फिर रात को 8 बजे लाइव लेती हूँ मंडे टू फ्राइडे, जिसमें मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर्स को कवर कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं, अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ये मेरा जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर सारे पीडीएफ, लिंक्स, वीडियो के हर चीज आपको यहाँ पर इजीली उपलब्ध हो जाएगी। और मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। शाम को 5 बजे जो आज क्लास आएगी बिल्कुल मिस मत करना, उसमें कुछ अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए, जो आपका आई दृष्टि बुक है ना, आई दृष्टि जो बुक है उसका जो ये जो बुक है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बता देती हूँ। ये जो आई दृष्टि बुक है ना बच्चों, इसको मैं कंप्लीट करा रही हूँ और इसमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य का जो विषय है, काफी बड़ा टॉपिक था, काफी बड़े टॉपिक्स थे उसमें, उन सबको कवर करा चुकी हूँ 3 लेक्चर्स में। उनको जाके देख लीजिए और कोशिश करूंगी कि संडे को उसका कंपाइलेशन डाल दूं, तो आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, कंपाइलेशन डाल दूंगी तो उसको पढ़ लेना। और आज मैं राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ वन लाइनर फैक्ट्स रह गए हैं, उनको पढ़ा देती हूँ ताकि आप प्रॉपर वे में उसको समझ सकें। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको, कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं। मंडे को फिर से हम सुबह 10 बजे मिलेंगे इसी प्रोग्राम के साथ, फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे आई दृष्टि की बुक पढ़ते हुए, फिर रात को 8 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट या फिर पीआईबी या फिर ऑल इंडिया रेडियो, इस प्रकार से गवर्नमेंट की जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हो सकती हैं उन सबको हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ जो इम्पोर्टेंट है उससे कनेक्ट करके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल मिलते हैं, फिर परसों मतलब मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।